ठीक है, तो कल हम लोग है ना फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट 1 है सीयूईटी का वो डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो जिनके जो डाउट्स रह गए सीयूईटी जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1 है उसमें से तो बताओ। सिर्फ 40, 45, 46। ओके, 1 बाय 1। तो जो लोग कल नहीं थे एक बार वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कल डिस्कस किया ऑलरेडी। तो जो लास्ट क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको बैच 7 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जो लाइव क्लास हमने अराउंड 15 फेब के अप्रॉक्स स्टार्ट किया था इसका, तो उसमें हमने PYQs किए, कुछ थ्योरीज किए, अभी मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ये बैच 7 जो अभी स्टार्ट किया था 15 फेब से, मतलब हालांकि 12 फेब को स्टार्ट हो गया था। और जो पुराने लेक्चर्स हैं वो सीयूईटी फुल सिलेबस रिकॉर्डेड नाम से हैं, तो वो आप देख सकते हो। सिर्फ वीडियो मत देखना, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि सिर्फ देखना नहीं, आपको सीखना है। सीखोगे कब, जो आपका पेन चलेगा। तो कोई चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पहले पॉज करके खुद से पूछ सकते हो कि आपको पहले से आता है। अगर आता है तो स्किप करो उसको, क्यों देखना है बार बार। अगर नहीं आता है देन देखो क्या नहीं आता है। अगर कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं उसमें, तो पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर लो क्वेश्चन, बाद में वो सोल्यूशन देखो जो मैंने किए हैं ना, क्योंकि आपको सीखना है। तो सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, कोई भी, चाहे किसी का भी रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख रहे हो या कोई भी कोर्स का, तो ये बस सीखो कि तुम्हें क्या नहीं आता, क्या सीखने की जरूरत है, ये चीज है। चलिए, तो आई थिंक किसी ने 24 बोले हैं। 27 है ना, 20 को करेक्ट हो गया। कल 24 था, तो ऑप्शन डी क्या था कल? वो कुछ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट टाइप का था ना, तो उसको हटा दिया गया है। तो अभी नॉन ऑफ दीज आ गया। 27 1 बाय 1 ठीक है। 26। अच्छा 26 ठीक है। सो 26 क्या बोल रहा है? मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ समथिंग कंसिस्ट ऑफ 8 प्रोफेसर, 6 एसोसिएट एंड 13 असिस्टेंट। हाउ मेनी ऑफ दिस how many of all possible sample of size 4 chosen without replacement will every type of professor be represented? ये नंबर ऑफ वे पूछ रहा है, इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ सकता था। तो इसमें क्या है, सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। तो देखो सीयूईटी के बहुत सारे सर इसमें मेरा डबल आ रहा है, इसका जो आंसर दिया मेरा डबल आ रहा है। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि टोटल कितने हैं? 8 प्रोफेसर हैं। तो है ना, कैटेगरी में क्या होता है, जब शुरू में लोग ज्वाइन करता है तो असिस्टेंट होता है। तो सीनियर प्रोफेसर 8 है, ठीक, और 6 एसोसिएट प्रोफेसर है और 13 असिस्टेंट है ना। सो असिस्टेंट है, ये एसोसिएट है। अब पूछ क्या रहा है आपको? 4 हाउ मेनी ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ सैंपल साइज। तो साइज 4 प्रोफेसर चूज करने हैं इनमें से आपको, इस तरीके से बिना रिप्लेसमेंट के, इस तरीके से कि एवरी टाइप ऑफ प्रोफेसर भी रिप्रेजेंटेड। तो उन 4 में से 3 टाइप है, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर, 3 कैटेगरी है। तो सो 4 यू हैव टू चूज। तो क्या कर सकते हो आप? प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट। तो ऐसा हो सकता है 2 + 1 + 1, या हो सकता है 1 + 2 + 1, या हो सकता है 1 + 1 + 2। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और कुछ हो सकता है? सो आइदर दिस और दिस और दिस, और मींस एडिशन होगा। सो ये पॉसिबिलिटी है ना जी। सो आइदर दिस कॉम्बिनेशन और दिस, बताओ। सो और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एनसीआर एनपीआर विदाउट रिप्लेसमेंट में ही यूज होता है। सो यहां से आएगा इसका आंसर। अगर इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 8C2 एंड 6C1 एंड 13C1 प्लस, और या तो ये कॉम्बिनेशन होगा या ये कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां से 8C1 इंटू 6C2 इंटू 13C1 और 8C1 इंटू 6C1 इंटू 13C2। अब इसका कैलकुलेशन करके बताओ। यही आपने किया है, डबल आ रहा है ये बनेगा ना? सर मैंने ऐसे नहीं किया था। कैसे किया आपने? मैंने सर पहले 3 प्रोफेसर लिए, तीनों में से एक एक होंगे। हाँ, तो सब में से 8C1 किया, 6C1 और 13C1। हाँ, फिर और फिर 3 हटाकर 24 में से उसमें से एक सेलेक्ट किया सर, इंटू 24 इंटू C1। अच्छा, फिर उससे क्या हुआ? ऐसे सर किया था। तो एक एक चुन लिया,
फिर आपने 24 में से कैसे चुनोगे विदाउट रिप्लेसमेंट? 24 में से क्यों चुनोगे, 22 में से चुनोगे ना। तुमने 3 निकाल दिए ना, तो 3 निकाल दिए तो कितने बचे? 27 है ना सर टोटल? कितने टोटल? 24 है। कितने टोटल? टोटल 27 सर। अच्छा 27 था, पहले एक एक लिया और फिर तुमने 24 लिया। इससे क्या आता है, ये एक्चुअल आंसर करेक्ट देगा। उससे देखो काउंटिंग में क्या आपको देखना पड़ता है कि दोनों कर सेम वे है क्या। तो उसने कहा था कि हमें ऐसे लेने की सारे प्रोफेसर रिप्रेजेंट हो जाएं, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो यही हो सकता है। आप भी कर रहे हो यही चीज हो रही है, बस देखना है कि काउंट सेम हो रहा है या एक्स्ट्रा काउंट तो नहीं कर रहे हैं हम, ये देखना है जस्ट। इसे सॉल्व करो कितना आता है, तो इससे आएगा 8C2 का आंसर आ जाएगा 8 × 7/2। सो ये करेक्ट आंसर देगा। आपका सोचना पड़ेगा उसमें सही आएगा कि गलत आएगा, वो देखना पड़ेगा। इससे फाइंड करो यही 2। अच्छा यहाँ पे ये एक्चुअली 2 नहीं आ रहा होगा आपका, तो वहां पे क्या हो रहा है, आप जो कर रहे हैं ना वहां पे ओके मैं समझ गया गलती कहाँ हो रही है। जैसे चलो राम और श्याम दोनों प्रोफेसर है, तो आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो उसमें पता है क्या हो रहा है कि ऑर्डर, मुझे लग रहा है कि ऑर्डर वहां फिक्स हो रहा है ना। हाँ जैसे राम एंड श्याम उसके अलग काउंट होंगे, श्याम एंड राम दोनों काउंट हो रहे हैं, इसलिए आई थिंक डबल आ रहा है आपका। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे एक होता है कि 4 चुने फिर 3 चुने तो 12 आ गया, और एक साथ 2 चुने तो कितना आंसर आएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे क्या डिफरेंस आ रहा है, जैसे मान लो सपोज हम कहीं लिखते हैं 4 × 3, 2 पोजीशन फिल करना है 4 × 3, और लिखते हैं 4C2, क्या दोनों सेम आएगा? क्या डिफरेंस है? जैसे मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, 4 है, 2 चुनने हैं, तो क्या करते हो आप 4C2 लिखोगे या 4 × 3 लिखोगे? और कब 4 × 3 लिखेंगे, कब 4C2 लिखेंगे? सर अरेंज करने के लिए 4 × तो आपने जो किया उसमें एक्चुअली उसमें वही हो गया, आपने जो किया ना वो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट टाइप का ही हो गया है, ठीक है ना। परम्यूटेशन लग गया क्या? हाँ हाँ आप जो लगाया उसमें अरेंजमेंट ही हो गया है, हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ जैसे 12 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, इसलिए आपका डबल आंसर आ रहा है, ठीक है। आप यही कर रहे हो ना कि पहले एक 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 और फिर बाकी में से चुन लिए, तो आपने वही उस तरह से कर लिया। उसमें प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि हम जो कर रहे हैं ना, जब यहाँ पे क्या इसमें क्या होता है कि 2 चूज कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपने किया उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया है, सो दैट्स व्हाई डबल आंसर आ गया है, ठीक है। दिस इज द लॉजिक। तो आपका गलत आंसर है, सो यू डू दिस वे, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ डूइंग ये करने के बजाय आपने क्या किया, वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ अपॉन 2 आता है, इसकी वजह से वो 2 गायब है, इसलिए डबल आया आपका आंसर, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी सॉल्व कर लो, इससे आ जाएगा। तो हमें चूज करना है, जस्ट सॉल्व दिस। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर करेक्ट आएगा। सो नेक्स्ट 26 था 27। सो 27 में क्या है कि हमारे पास है x1 x2 x3 डिनोट अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 फ्रॉम पॉपुलेशन x विथ पीडीएफ दिस। तो ये एक्सपोनेंशियल विथ मीन थीटा है। व्हाट इज द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ये लाइक्लीहुड रेशियो क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग दिस। ये हमने कल किए थे कि नहीं? आई थिंक किया तो नहीं किया तो बताओ क्या होता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। यहाँ पे जो है 27 में h0 में है थीटा इज इक्वल टू 3 वर्सेस h1 है थीटा नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो लाइक्लीहुड एक बार थीटा को 3 रखना है अपॉन लाइक्लीहुड यहाँ पे x बार लेस देन इक्वल टू सम c1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसके वजह से कुछ आ जाएगा, या लेस देन इक्वल c। अब यहाँ x बार क्यों लिख रहे हैं हम, तो यहाँ मीन कितना है, थीटा है, तो इसमें MLE क्या आएगी, तो आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का थ्योरी देखना पड़ेगा। तो यू फर्स्ट राइट,
ठीक है। ये जब सिंपल वर्सेस कंपोजिट होता है तो न्यूमरेटर में लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा की जगह हम रखते हैं जो h नॉट में थीटा की वैल्यू स्पेसिफाइड है, और h जो डिनोमिनेटर में आता है mle ऑफ थीटा। तो ये आपको थ्योरी देखना पड़ेगा। जस्ट सिंप्लीफाई दिस। किनका डाउट है, आगे कर पाओगे या मैं सॉल्व करूं? कैन यू फाइंड दिस? ट्राई किया था सर ये मैंने ट्राई किया था। सर ऑप्शंस में अल्फा दे रखा है, तो क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है कि भाई? नहीं, दैट इज एनी कांस्टेंट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अच्छा ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप समहाउ देख लो किस फॉर्म का बनेगा, दैट यू कैन टिक, किस फॉर्म का आंसर आएगा। तो किस फॉर्म का आएगा, ऐसे ही आएगा ना। ये तो मैंने कुछ दिन पहले सॉल्व किया था डाउट क्लास में, मुझे याद है। सो ये ए ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली। क्या करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है यहाँ पे, यहां से लाइक्लीहुड फंक्शन 1 बाई थीटा की पावर n e की पावर माइनस यही आ जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो क्या होगा, सर n की जगह पे 3 होगा ना? अच्छा एक मिनट, कहाँ पे n की जगह 3? सर सैंपल साइज 3 दिया होगा ना? अच्छा हाँ, तो n को 3 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ n को 3 कर दीजिए, अब पुट कर लो इसको। सो 1 बाई थीटा, थीटा को 3 रख देना है और n को भी 3 रख दो। इसको सिंप्लीफाई करो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। समेशन xi को हम nx बार लिख सकते हैं। तो यहाँ थीटा की जगह मुझे 3 रखना है इसमें, और डिनोमिनेटर में ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, थीटा को x बार रख दो। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आएंगे 1 बाई एक्स बार इसकी पावर n e की पावर माइनस nx बार अपॉन x बार, ठीक है, लेस देन इक्वल टू c। सो सिंप्लीफाई करो इसको, क्या बनेगा, यहां से ये कैंसिल हो गया और ये तो कांस्टेंट उधर भेज दो, यहां आ गया x बार की पावर n, और ये तो कांस्टेंट इसको उधर भेज दो। सो e की पावर माइनस n को 3 रख दो। n को 3 रखोगे क्या बनेगा, 3 रखना है ना, तो वहां पे ऐसे ही है, क्या कर रखा है, माइनस 3x बार या 1/3 समेशन xi, देख लो क्या लिख रखा है, और उसके हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हो। मान लो ये c1 है, इसको तुम n हटाना है, n तुम्हारा 3 है ना, n को 3 रख दो, तो ये आ गया। अगर 3 हटाना है तो 1/3 कर दो। सो e की पावर माइनस x बार बाई 3 लेस देन इक्वल टू सम c2। तो यहाँ c था, c1 था, यहाँ तुमने सिंप्लीफाई की इसको c2 कर दो, इसको 3 दे, ये तो आंसर है, यही तो है आंसर। दिस इज द ऑप्शन ए। किनका डाउट था, देखो भाई क्लियर है कि नहीं, पूछो कुछ डाउट है इसमें तो। So, if theta 1 is not given, should we write MLE of this PDF? Theta 1 is not, which theta 1 is not given? Theta 1 is not specified. Now you have taken x bar in that case. This is simple versus composite. What is this? Theta is not equal to 3. Okay. So this is a when simple versus composite test is given. So the rule says in the denominator you have to take the MLE. Okay, so I have read somewhere like 2 cases are being considered and they will be like that. So you have to see what is the case in simple versus simple. What is the case when simple versus composite? This is the case for the simple versus composite. So do solve many problem. जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चीजें दिखेंगी। थ्योरीज में सब एक जैसा दिखता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो हमें लगता है कि हमें आता ही नहीं है, और थ्योरी पढ़ोगे तुम्हें लगेगा सब आता है। किताब में जो लिखा हुआ है ना, जब रीड करोगे या देखोगे तुम्हें लगेगा सब आता है, वही एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर तुम्हें लगेगा कुछ नहीं आता है। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है ये समझने के लिए कि तुम्हें कितना समझ आया है ना, वरना गलतफहमियां बच्चा रहते हैं पूरे साल के सब आता है, एग्जाम में कुछ नहीं होता, फिर उनका क्वालिफाई नहीं होता है।
क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे तो एग्जैक्टली तुम्हें समझ आएगा तुम्हें कितनी चीजें आती हैं, और वो भी अनसॉल्व क्वेश्चन करोगे तब ज्यादा समझ आता है। सॉल्व है फिर सॉल्यूशन देख लोगे तुम्हें लगेगा सही है आ गया, इस तरह से। एनीवे 27 के बाद बताओ डाउट। सर 44 सर 31 रुको 1 बाय 1। सर 44 का मुझे लगता है आंसर गलत दे रखा है क्योंकि मेरा बी आ रहा है। ठीक है ट्राई करते हैं। सो लेट y बी ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ। आपको दे रखा है 3/2 y क्यूब e की पावर माइनस y स्क्वायर है, एंड क्या है देखो y क्यूब है ना, सो y क्यूब है जब y मोर देन 0 है, and the w is given 2y cube, so you just do हाँ यहाँ y की पावर 8 है, एक मिनट 8 है ना यहाँ पे, 8 है सर वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 8 है, ठीक है। सर बटरस तो का इसमें 3/2 y की पावर 8 e की पावर माइनस y क्यूब। अब जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो मान लो w के टर्म में निकाल देता हूँ, सो एफ डब्ल्यू, तो क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग y को w में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो एफ वाई ऑफ y इंटू, सो क्या करते हैं हमें किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, w को y में, तो dy अपॉन डी डब्ल्यू है ना, w के साथ डी डब्ल्यू, यहाँ dy, तो ये आ जाएगा मॉड में। ये फॉर्मूला है, जैकोबियन मेथड है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल रैंडम, है ना, द सिंगल रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे क्योंकि y सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो उसको w में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो ये फॉर्मूला है वो पुट कर लो। सो 3/2 अल्लाह हमें आंसर w के टर्म में चाहिए तो बाद में चेंज कर देंगे। सो यहाँ से 3/2 y की पावर 8 e की पावर y क्यूब, और d निकालो यहाँ से dw/dy निकाल दो, पहले तो उल्टा कर देना, तो dw/dy कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/6y स्क्वायर, ठीक है। dw/dy यहाँ से आ जाएगा ना, और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल लो, अब इसको चूंकि तुम्हें फंक्शन w के टर्म में चाहिए तो इसको चेंज कर लो w के टर्म में, यू चेंज इनटू w, यहाँ से क्या आएगा 3/2 y8 की वैल्यू है ना, तो यहां से निकालो जरा क्या होगा, सो यहां से निकालोगे, सो y8 है ना, सो पहले तो काट दो इसको, कैंसिल करो y स्क्वायर को, सो y की पावर 6 और यहाँ 6 था तो 6 2 जा 12 कर दो, और e की पावर माइनस y क्यूब, इसको w के टर्म में लिखो, यहाँ से w है 2y क्यूब, तो y क्यूब को लिख सकता हूँ w/2, तो 3/4 मतलब 3/12 मतलब 1/4, और y की पावर 6 को यहाँ से लिख सकता हूँ w/2 का स्क्वायर, क्योंकि y क्यूब इज w/2, एंड यहाँ से e की पावर माइनस w/2, सो सिंप्लीफाई कर दो फाइनली, तो 1/16 w स्क्वायर e की पावर माइनस w/2। अब इसको कंपेयर करो गामा से, सो बताओ w का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है गामा में, तो गामा में क्या होता है, w की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर, हाँ, सो दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू व्हाट, काई स्क्वायर में क्या बनेगा ये, गामा n/2 1/2 इज काई स्क्वायर n, 6 बनेगा। सो चेक करो भाई, इज इट करेक्ट, करेक्ट है ये। So this is a transformation of random variable, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल उस पे। नेक्स्ट बताओ 44 के बाद, सर 45 31 बता दीजिए एक बार। 31, 28 एक मिनट 1 by 1, 31 कह रहा है कि it is hypothesized that the all marathon runners 70% are adult men, 25% adult women and 5% are youths.
टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम रिसेंट मैराथन आर यूज्ड, ठीक है। तो एडल्ट, मेन, वुमेन, यूथ एंड टोटल। सो chi square goodness of fit test is used. So what is the value of the statistics? ये chi square टेस्ट है तुम्हारे, नॉन पैरामीट्रिक है यहाँ पे सिलेबस में। ये जो CUT टेस्ट नहीं होगा, chi square टेस्ट ये कहीं ना कहीं नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में आ जाता है। तो वहां पे कुछ ऐसा आता है, तुम्हें अगर कुछ लोगों ने पढ़ा हो कि एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड का होल स्क्वायर अपॉन, क्या फॉर्मूला आता है ये जो chi square टेस्ट का, ये है ऑब्जर्व्ड। सर ये एक्चुअली ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो स्क्वायर है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये फॉर्मूला लगता है, ये chi square टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है। इस पे भी गेट में भी क्वेश्चन आया था। सो कर सकते हो, बट एक्चुअली तुम्हें ये नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सो आपके सिलेबस में आई थिंक सिर्फ पैरामेट्रिकल टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। सो नॉन पैरामेट्रिक तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो अदरवाइज यू कैन फाइंड दिस, है ना, कि ऑब्जर्व्ड क्या है, यहाँ से देख लो क्या है, टोटल कितने लोग हैं, 1000 हैं, आपको बता रखा है 70%। तो एक तो दो तरह से अलग अलग एक्सपेक्टेशन, ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड अपॉन एक्सपेक्टेड, इसके हिसाब से तुम लिख सकते हो, है ना। तो ऑब्जर्व्ड में क्या आ जाएगा, यहाँ से एडल्ट मेन का आ जाएगा 63 अपॉन मतलब 63%, 30%, और ऐसा कुछ चेक कर लो, 7% डिवाइड कर लो, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ डिवाइड करके देख लो, 630 अपॉन 1000 कितना बनेगा, ये 6%, ऐसा कुछ जो भी है, तो उससे डिवाइड करके देख लो, 63 अपॉन 63% ही बनेगा ना। और 300 अपॉन 1000 तो 30% हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ यहाँ 70 अपॉन हो जाएगा तुम्हारा 7%। तो ये एक आ जाएगा, और वहां से एक दे रखा है आपको ऑलरेडी, ये यूज करना, बट इसको छोड़ दो, है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस करना हो उसको, जो सॉल्व कर सकता है इट्स इजी। सो उसके डिफरेंट वैल्यू यूज कर लो। अडल्ट मेन का क्या है, तो ऑब्जर्व्ड कितना होगा 63, 0.63 माइनस एक्सपेक्टेड कितना है 0.7, फिर इसका होल स्क्वायर अपॉन 0.7 प्लस, फिर ऐसे ही फिर यहाँ से आएगा 30%, 0.30 माइनस 0.25 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 0.25 देख लो, प्लस ऐसा कुछ, और कितना यहाँ पे 7%, 0.07 माइनस वहां पे कितना है 5%, 0.05 होल स्क्वायर अपॉन 0.05। ये कैलकुलेट कर लो, अगर किसी को चाहिए सॉल्यूशन तो ये कर सकते हो, बट नॉन पैरामेट्रिकल स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये ऐसे इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है, chi square टेस्ट का। नेक्स्ट बताओ 31 के बाद अगला क्या पूछ रहा था, 28 तो कल हम सॉल्व कर रहे थे, तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। 28 का कल मैंने फॉर्मूले बताए थे, ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व भी किया था। सो एक्सप्रेशन तुम्हें डिराइव करना है। कल के वीडियो देखो जो भी पूछ रहे 28, आई थिंक आप कल नहीं होंगे, कल क्लास में थे तो 28 पूछ रहे हैं, कल जो 6:30 to 8 क्लास हुई थी रात शाम को। 29, suppose that the x and y are random variables with joint density function this, so what is the covariance between this and this and this। तो देखो कोवेरियंस तो यहाँ पे 0 आएगा और इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि कोवेरियंस 0 आने का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस 0 होगा, अगर कोवेरियंस 0 है जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट है। कोवेरियंस कैसे निकालोगे, ये चीज है, तो जॉइंट में कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, तो यू कैन जस्ट कैलकुलेशन ही तो है, यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। अब एक्सपेक्टेशन का जॉइंट पीडीएफ दे रखा है,
तो ज्वाइन पीडीएफ है तो कैसे निकलता है एक्सपेक्टेशन, ई ऑफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे हम लोग? ये तो कैलकुलेशन है, क्या आप कर पाएंगे कैलकुलेशन कि x इंटू वाई, ये तो x इंटू वाई हो गया और पीडीएफ है 1/6 पाई dx dy and integrate over this region x square by 4 plus y square by 9 less than equal to 1। इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, ये इलिप्टिक कर्व है तो x के नीचे 4 है ना, तो इस तरह कर्व होगा, ये 2 और इधर 3, इस पे इंटीग्रेट करो, क्या करना चाहोगे, x की लिमिट और तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 1 है, इनसाइड दिस रीजन है। इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में भी ले आ सकते हो आप। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, या फिर ऐसे इंटीग्रेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ y की लिमिट क्या आ जाएगी, y या x की लिमिट जैसे भी तुम्हें समझ आ रहा है, पहले dy dx, यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन। अब इंटीग्रेट करना, यहाँ से exy आ जाएगा, फिर ex ey के लिए या तो मार्जिनल निकाल सकते हो xy का, और xy को इंटरचेंज करने से हाँ अलग अलग पीडीएफ बनेगा। तो इसका मतलब है तुम्हें अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बस तुम्हें इस तरह से इंटीग्रेट करना है। क्या इंटीग्रेट कर पाओगे या मैं सॉल्व करूं? ये करना आता है इंटीग्रेशन इस रीजन पे, रीजन ये है ना x स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। तो क्या आएगा बताओ जी, किनका डाउट है ये? 29 किसी का नहीं है, हद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 45 n be a non-negative valued random variable whose second moment exists। so ये भी फॉर्मूला है एक्चुअली, जस्ट आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा, डिराइव करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ये सब फॉर्मूला है डायरेक्ट। सो n कोई नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है जिसका सेकेंड मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो n की मतलब वैल्यू जो भी 0 1 2 3 इस तरह से होगा। इंटीजर वैल्यूड होगा 0 1 2 इस तरह से। सो व्हाट इज दिस? सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो लिखा देता हूं मैं। ये एक्चुअली ये सब अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाए भी थे गेट वालों को, गेट में इस तरह क्वेश्चंस आए हैं तो वहां पे तो एक तो ये फॉर्मूला होता है इसका, समेशन, क्या इन्होंने कर रखा है 2i + 1। सो एक तो होता है प्रोबेबिलिटी x मोर देन i, ठीक है, i फ्रॉम 1 to infinity या 0 से infinity भी कर सकते हो, तो अगर 0 से infinity ना, मोर देन 0, तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी करोगे, यहाँ क्या ले रखा है इन्होंने 0 से ना। इसका फॉर्मूला याद है किसी को क्या होता है डिस्क्रीट केस में? EX। हाँ ये तो EX हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द EX, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है इसका क्या होगा, I इंटू प्रोबेबिलिटी x मोर देन I फ्रॉम 0 to infinity, इसका क्या आता है? एक्चुअली इसका जो आएगा ये इक्वल स्क्वायर माइनस EX अपॉन, यस यस, तुम्हें कैसे याद है भाई सब? सो इसका आता है EX स्क्वायर माइनस EX अपॉन 2, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखो ये काम कर जाएगा, जस्ट एक्सपैंड दिस यू विल गेट, x के टर्म में लिखा हूं, तो अब आप इन दोनों फॉर्मूले के हेल्प से यू कैन डायरेक्टली सी कि क्या होगा। हो जाएगा भाई, जिनका डाउट है देखो, व्हाट कैन यू डू, ये जो
2i प्लस 1 है, इसको एक्सपैंड कर देंगे ना, 2 को बाहर कर सकते हैं, तो i इंटू प्रोबेबिलिटी x मोर देन i प्लस 2 तो बाहर है, सो आ जाएगा। बताओ क्या आएगा तुम्हारा ऑप्शन ए को मैं एक्सपैंड करूंगा, सो ये बन जाएगा 2 टाइम्स समेशन i प्रोबेबिलिटी, n की जगह मैं x लिख रहा हूँ, n लिख सकते हो तो यहाँ पे x लिखा है, एक n लिखा है, n ही लिखना पड़ेगा, तो सेम करना पड़ेगा उसको, है ना, तो x और n को इक्वल सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ x और n अलग अलग कर दिया है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास x मोर देन सर एक्सपैंड करके आ गया ना। सर एक बार ये 46 देख लीजिए। 41 भी देख लीजिएगा। 46 41 46 तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो .46 में क्या है कि एक्स आई जो है हमारे पास, आप लोग ट्राई नहीं करते हो, कोशिश करोगे तो इजीली हो जाएगा, माइनस सी थीटा टू सी थीटा है। अब यहाँ पे क्या है 2 log 1 अपॉन दिस प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, तो देख के ना डर जाते हैं, इसमें कुछ डरने का ऐसा कुछ है नहीं, यू जस्ट एक्सपैंड दिस। तो इसको देखो यहाँ पे तुम्हें क्या जरूरत है, मॉड एक्स आई, तो बताओ यहाँ मॉड एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सर 0 जी 0 से सी थीटा, नाउ मॉड एक्स आई अपॉन क्या जरूरत है, सी थीटा, सो मॉड एक्स आई अपॉन सी थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 यूनिफॉर्म 0 1। अब देखो यहाँ पे तो हम पहुंच गए यहाँ तक, अब ये 2 log 1 अपॉन है, तो अगर 1 अपॉन को हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा ये, सो नाउ यू सी केयरफुली, जो y लिखा है that y can be written as this, y can be written minus 2 log product of mod xi upon c theta I from 1 to n, और क्या होता है प्रोडक्ट को हटा, log a into b is equal to what, तो प्रोडक्ट ही तो है log a into b into c, सर सम हो जाएगा, सो ये -2 समेशन log, अगर ट्राई करोगे हो जाएगा, थोड़े से हाथ पैर चलाओ उसको, है ना, थोड़े से एक्सपैंड करने की कोशिश करो, सो मॉड एक्स आई अपॉन सी थीटा, नाउ दिस मॉड एक्स आई अपॉन सी थीटा, आई कहां से कहां तक है, 1 से n तक, सो यूनिफॉर्म 0 1 है मॉड एक्स आई अपॉन सी थीटा, और ये -2 को इधर ले आओ, तो -2 log यूनिफॉर्म 0 1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, काई स्क्वायर 2, ये थ्योरम है कि इफ x is uniform 0 1 then -2 log x will have distribution chi square 2, जो कि एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/2 भी हो जाएगा। तो chi square 2 का सम कर रहे हैं 1 से n तक, तो देयर आर n random variables each having distribution chi square 2 and they are independent,
तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर इसका? सो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? काई स्क्वायर 2n। सो अब पूछ रहा है EY बताओ। सो काई स्क्वायर 2n का मीन कितना होगा? 2n। तो 2n इज द आंसर। चेक कर लो भाई। तो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एक मिनट, हाँ अभी क्या था? तो 46 पहले 41 था। एक मिनट, 1 by 1। सो 41 क्या कह रहा है कि कस्टमर एट अ समथिंग कैफे विंस $100 प्राइज इफ their cash register receipt show a star on each of the 5 consecutive day, Monday, Tuesday, अच्छा अप टू फ्राइडे होगा ना, डॉट 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 होना चाहिए। each of the 5 consecutive Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday। तो यहाँ आई थिंक डॉट 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 होना चाहिए, 5 दिन की बात कर रहा है। तो मंडे टू फ्राइडे है ना, इन एनी वन वीक, in any one week the cash register is programmed to print, जो cash register है is programmed to print stars on a randomly selected 10% of receipts। okay, तो मतलब किसी एक पे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। इफ मार्क eat at Fred's Cafe once each day for 4 consecutive week, हर रोज एक बार खाना खाता है 4 consecutive week तक, मतलब कितने दिन? 7 4 जा 28 है ना, 4 weeks। चलो 4 weeks की बात करते हैं, वो वीक की 5 दिन बात कर रहा ना। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्क विल विन एट लीस्ट $100? सो सोचो, सो 5 दिन 5 कंसेक्यूटिव डे होना चाहिए स्टार। सो 7 दिन में से 5 कंसेक्यूटिव डे स्टार आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलो भाई। 7 डेज है ना वीक में, ठीक है। तो 7 डेज आपके पास है टोटल। सो कोई भी है ना, 5 कंसेक्यूटिव डे में स्टार मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट 5 हो जाएगा ना, यहां तो एग्जैक्टली थोड़ी है। सो द स्टार ऑन ईच ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव डे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, है ना। अगर 7 दिन हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है? बस 5 दिन होगा तो मिलेगा, तो ये देखना है। सो बस वो निकाल लो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसके बाद तो तुम्हारा जो रैंडम वेरिएबल वो कहीं ना कहीं मान लो बाइनोमियल हो जाएगा। कितना? 4 कॉमा बाइनोमियल होगा। यहां से पूछा है if the appearance of the star is an independent process, तो per week, first week, second week, third week, fourth week, so 0 1 2 3 हो जाएगा ना। so 4 कॉमा ये p आ जाएगा। अब पूछा ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है मार्क विल विन एटलीस्ट $100, सॉरी $100। $100 कब मिलेगा? जब कम से कम एक दिन। तो यहां से निकालना है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1। x इज द नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है ना। he wins $100। तो x के ऐसे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? मतलब सपोर्ट क्या है? 0 1 2 3 4, या तो एक दिन नहीं, या 1 2 3 4, तो ये पॉसिबिलिटी है। जस्ट यू नीड टू फाइंड द p एंड उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट। सो एक दिन अगर आया तो $100 मिलेगा 4 वीक्स में से। 2 वीक्स अगर उसको 5 स्टार मिले तो उसको $200 मिलेगा एंड सो ऑन। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन इस क्वेश्चन का। बताओ भाई p क्या होगा? बस अब इतना ही डिसाइड करना है कि 7 डेज में से ईच डे वो जैसे
तो या तो स्टार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो 10% चांस है कि द कैश रजिस्टर इज प्रोग्राम टू प्रिंट स्टार ऑन अ रैंडमली डे 10% ऑफ द रेसिप्ट्स। सो एक दिन में उसके जो रिसिप्ट मिल रहा है उस पे स्टार प्रिंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है ईच डे। सो नाउ यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि एटलीस्ट 5 दिन उस पे प्रिंट होगा कंजिक्यूटिव, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब मंडे टू है ना, मंडे को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे संडे छोड़ दो, है ना, ये है। समझ आ रहा तुम लोगों को। तो 5 दिन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, सो 10% है ना, तो 0.1 इसकी पावर 5 इंटू इन 2 दिन ना हो तो 0.9 का स्क्वायर, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। हम फेवरेबल आउटकम ढूंढ रहे हैं, हम जस्ट फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 7 days he gets star on at least 5 days। सो मैंने फिक्स कर रखा है कि पहले 5 दिन तो मिलना ही है उसको। दूसरा केस हो सकता है कि एग्जैक्टली 6 दिन मिले कंसेक्यूटिव 6 days एंड लास्ट डे ना मिले एक दिन, लेकिन इसमें ये भी इंक्लूड हो गया ना कि बाकी दिन हो जाए ना, इसमें तो ये भी हो गया। इसमें ये था कि 5 कंसेक्यूटिव मंडे टू फ्राइडे की बात कर रहा है। कंसेक्यूटिव कैसे हटाएंगे हम लोग, तो हमें वो केसेस हटाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी जो मैं लिख रहा हूं हो सकता है ना कि बीच में गैप होके आ गया हो 5 बार, ये भी तो हो सकता है, 3 फिर इधर 2, सो उसके केसेस हटाने पड़ेंगे। इसमें फिर अरेंजमेंट करना। हाँ, इसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, ये मैंने टोटल लिख दिया, अब यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे आएगा, प्रोबेबिलिटी तो यही आएगी। अब यहाँ पे अरेंजमेंट यूज होगा। सो ये है कि 5 दिन है ना कंसेक्यूटिव करने हैं, तो कंसेक्यूटिव के लिए एक मान लेते हैं ना, ऐसा करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं 7 days है, तो जब लगातार चाहिए तो पांचों को एक ही अज्यूम कर लो इस तरह से, एंड देन कितने बनेंगे बताओ। यस सर, तो 5 को एक तो 3 हो गए डिफरेंट, अलग। हाँ 3 में से एक दिन वैसा कर लेंगे। सो वैसे करें केसेस बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने केस आएंगे देख लो। तो ये थोड़े से काउंटिंग, हाँ 5 को करेंगे तो 5 फैक्टोरियल होगा उसके लिए। वो तो बाद में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, पहले एक मान लो, इसको एक ही मान लो, है ना। तो जैसे ना ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर जो वाला केसेस आते हैं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, तो वैसे कंसेक्यूटिव डे में मिलने चाहिए, तो उसको एक ही अज्यूम कर लेते हैं अभी। तो 1 ये हो गया, 2 3 डेज मेरे पास है मान लो, 3 डेज में एक दिन, तो कितने होंगे इसके, क्या करते हो तुम लोग इसके लिए। तो फर्स्ट तो फिक्स हो गया है ना, एंड देन इसके 5 फैक्टोरियल उसके वो आ जाएंगे, तुम बोलो इसके अंदर परमुटेशन 5 फैक्टोरियल का होगा ना, इस तरीके से। सर अंदर 5 फैक्टोरियल का हो जाएगा और इन दोनों के लिए 2 फैक्टोरियल, और टोटल टोटल ये चलो वो हम निकाले, बस हमें यहाँ पे काउंटिंग को मल्टीप्लाई करना है ना, नंबर ऑफ वे को मल्टीप्लाई करना है। अब प्रोबेबिलिटी तो ये है, नंबर ऑफ वे को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। टोटल परम्यूटेशन कितना हो सकता था इसका, टोटल तो 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल, और इसका फेवरेबल केस कितना आएगा, एक मान लो पहले, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल उसके इनसाइड होगा ना। ये 5 फैक्टोरियल क्यों आएगा, इनसाइड भी तो कम्यूट कर सकता है, लेकिन इनसाइड कम्यूट तो करवाने नहीं है हमें, तो एक कंसेक्यूटिव है ना ये, तो फिक्स कर रखा है ना डेज, तो मंडे भी मिलेगा, ट्यूसडे भी, थर्सडे भी।
आई थिंक ये ओके है। पहले 5 दिन मिला, 2 दिन नहीं मिला, पहले 6 दिन, 7वें दिन नहीं मिला, या ऑल 7 डेज। ऑल 7 डेज में कोई केसेस नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक दिन तो हमें हटाने पड़ेंगे वो केस ना, कि एक दिन नहीं मिला, तो ये काउंटिंग थोड़ा यहाँ करना पड़ेगा। ये 1/3 नहीं होता है यहाँ पे, 1/3 into 5 factorial। ठीक है ना। तो मेनली यहाँ पे चैलेंज हमारे पास क्या है, यही फाइंड करने का है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, सो ये तो समझ आ रहा है, इसको मिटाता हूँ यहाँ पे। सो मेनली द चैलेंज इज टू फाइंड दिस पी। ठीक है, 41 में फाइंड दिस पी। पी इज गेटिंग स्टार मंडे टू फ्राइडे, ये निकालना है बस, है ना। गेटिंग स्टार मंडे टू फ्राइडे। हाँ तो ठीक है ना, इसमें क्या है, गेटिंग स्टार मंडे टू फ्राइडे। सो ऑन मंडे ही गेट्स, सो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन तक मिला और बाकी 2 दिन नहीं मिला। इसके हिसाब से करके देखो क्या आंसर आता है। अगर ये हम कर लें और 0.1 की पावर यहाँ पे 7, इससे जरा कैलकुलेट करो क्या आएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0, ये आ जाएगा ना। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0 का मतलब हो गया कि कितना है ये, q की पावर n, q की पावर 4, तो मतलब 1 माइनस, फिर ये 1 माइनस p की पावर 4। करो जरा इसको, आ जाएगा इससे आंसर। इससे करके देखो क्या मिलता है। तो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है ना, हमने फिक्स कर दिया डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिक्स कर दिया, परमुटेशन हटा दिया। सो अगर फिक्स कर दिया डे, पहले 5 दिन, नेक्स्ट 2 डेज, फर्स्ट 6 डेज, नेक्स्ट 7 डेज, है ना, तो फिक्स कर दिया हमने। इसके हिसाब से सॉल्व करके देखो, कैलकुलेटर यूज करो क्या आता है। सो फर्स्ट कैलकुलेटर से p निकाल लो और p से यहाँ 1 माइनस p, फिर उसकी पावर 4 एंड देन आ जाएगा। सो 1 माइनस p की पावर 4, आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। देख लो एक बार क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये तो कई बार एग्जाम में अगर मान लो इस तरह क्वेश्चंस आए, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, तो ज्यादा टाइम किल नहीं करना, स्किप करके आगे बढ़ो। बाकी क्वेश्चन है जिसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो इस तरह काउंटिंग वाले क्वेश्चन में अक्सर गलती होने के चांस रहते हैं, क्योंकि कोई एक केस मिस कर दोगे, एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लोगे तो गलती हो जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चंस अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ो इस तरह से। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट इसको ट्राई करके देखो कैलकुलेशन, नहीं तो फिर डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1 by 1 40 के आसपास है किसी क्वेश्चन? 40 x1 x2 x आपको दे रखा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये जैम का PYQ है एक्चुअली। जैम अगर आपने एग्जाम दिए होंगे, जैम के PYQ सॉल्व किया होगा, तो ये इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है, 40 MLE क्या होता है, द वैल्यू ऑफ थीटा माइनस x ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ माइनस x ऑर्डर 1 एंड x ऑर्डर। हाँ, क्योंकि ये जैम का ही PYQ का क्वेश्चन है। सो जस्ट इफ यू राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन, तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे आप तो e की पावर माइनस समेशन xi, और यहाँ पे आ जाएगा
ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा की पावर n। सो ये आपका बन जाएगा और यहाँ से लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो यहाँ से थीटा आएगा मोर देन इक्वल टू ईच xi। तो यहाँ से बनेगा एक तो थीटा मोर देन इक्वल टू ईच xi, तो एक बनेगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल एंड माइनस थीटा लेस देन ईच xi। तो थीटा लेस माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ। अब ये आपको पता नहीं समझ आता है कि नहीं आता, ये कैसे बनाते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाला जाता है क्योंकि यहाँ पे है ना थीटा इज मोर देन ईच xi, तो थीटा इज मोर देन द मैक्सिमम ऑफ ईच xi, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। यहाँ माइनस थीटा इज लेस देन ईच xi, तो माइनस थीटा इज लेस देन द मिनिमम ऑफ ऑल, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। देन माइनस थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो थीटा मोर देन माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये हो गया। अब थीटा मोर देन दिस, थीटा मोर देन दिस का कॉमन सॉल्यूशन आएगा मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका एक लाइक्लीहुड फंक्शन है और ये लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन है। अब देखना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कब देगी। सो इफ यू चेक हियर, ये फंक्शन थीटा के रेस्पेक्ट में अगर तुम डिफरेंशिएट करो, सो यू विल फाइंड क्या होगा जी, नेगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग होगा, है ना। यू चेक फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दिस टू प्लस इंफिनिटी। ये क्वांटिटी क्या है, मैक्स ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये t है। फॉर एग्जांपल लेट मी राइट इट t, अभी t है, वेयर t जो है मेरा, t इज दिस क्वांटिटी, मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज t। सो लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। तो अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, सो थीटा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन लार्जेस्ट वैल्यू देगी। सो ये फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मान लो ये t है, t से इंफिनिटी, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फॉर दिस फंक्शन, बताओ भाई, इनको समझ आ रहा है। t सो t is the point of maxima and point of maxima of the likelihood function is the MLE. So t is the MLE actually, simple। अब देखो जो डेटा पॉइंट्स आपको दे रखा है उसके बारे में सोचो। तो डेटा पॉइंट जो दे रखा है इसमें मैक्सिमम क्या है, -2 1 3 4, तो मैक्सिमम इज 4। तो मैं t की वैल्यू निकाल देता हूँ। मैक्सिमम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्या है, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ ऑल, चूज कर लो, मैक्सिमम 4 है। एंड मिनिमम क्या है, तो जो मिनिमम इन सब में है वो -2 है, तो -2 है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू -2 है और यहाँ माइनस लगाना है तो +2 हो जाएगी। तो यहाँ से 4 और 2 में मैक्सिमम क्वांटिटी कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो यहाँ से मैक्सिमम नंबर इज 4, तो आंसर इज 4। चेक करो, 4 इज आंसर। दिस t इज द MLE। अब इसके लिए आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि MLE का डेफिनेशन क्या है, वो मैंने यूज किया है। हाउ वी फाइंड, आप जानते होंगे कि लॉग लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, जीरो करते हैं, वो हम तब करते हैं जब सपोर्ट फ्री हो पैरामीटर से, है ना। यहाँ पे सपोर्ट पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो डिफरेंशिएट मैंने यहाँ भी किया है, लेकिन इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो कुछ नहीं होगा। लॉग लगा के मैं डिफरेंशिएट करके 0 पुट करूंगा, कुछ नहीं आएगा। दिस फंक्शन हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता है फंक्शन के पास, तो उसके एंड पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। तो यहाँ पे एंड पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिला, लेफ्ट एंड पॉइंट पे। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। सर 61 में एक माइनर डाउट है जी सर। 61 में ये एक्सपेक्टेशन के अंदर का जो फंक्शन है, अगर हम लोग उसको खोल दें, हम लोग को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलता है जी। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन यूज करके हम लोग वो इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस में लेके आ सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब हम लोग क्या ये मैकेनिकली निकालेंगे या फिर कुछ फॉर्मूला है? ये कह रहा है कि x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। फैक्टोरियल मोमेंट्स का, हाँ अच्छा, फैक्टोरियल मोमेंट का, हाँ जो एक्सपोनेंस इसमें जो है पॉइसन में फैक्टोरियल मोमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, ये x x-1 x-2 है। हो जाता है। क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x x-1 और x r+1 is equals to lambda to the power। एक मिनट, x माइनस आर प्लस 1 ओपन कर दिया, दिस इज लैम्डा रेज़ टू पावर r r।
सो ये फॉर्मूला है व्हेन x हैव पॉइसन लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हेन x हैव पॉइसन लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां से अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा, तो एक्सपेक्टेशन यहां देख लो अब क्या है, x x माइनस 1 x माइनस 2। सो तो क्या है यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है जी, r माइनस 1 बराबर 2 है ना, तो r बराबर 3 है यहाँ पे, है ना। सो r बराबर 3 है तो कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब आ जाएगी। और लैम्डा क्यूब आ जाएगी, अब लैम्डा कहाँ से आएगी, इस इक्वेशन से आएगी। सो बोल रखा है पीएमएफ एफ से डिनोट किया है, तो ये बोलना चाह रहा है अब लैम्डा कहाँ से आएगा, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, इसी को इसने f से डिनोट किया है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इससे जरा सॉल्व करके बताओ लैम्डा क्या आता है, इससे 4, ओके, तो यहाँ आ गया 4 का क्यूब, ठीक है, देख लो 64, ठीक है सर। सर 53 61 हो गया, 53 कह रहा है कि सपोज x1 x2 डॉट 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 आर IID रैंडम वेरिएबल विथ कॉमन मीन 3 एंड कॉमन वेरिएंस 5, ओके। सो IID है, सबका मीन 3 है, वेरिएंस 5 है। पूछ क्या रहा है, डिफाइन किया इसने yn को, सो yn को डिफाइन किया है इसने x1 माइनस x2 x3 माइनस x4, सर इसका आंसर तो पहले 0 था, चेंज कर दिया किसी। अच्छा चेंज कर दिया क्या, 5 कर दिया, ओके। तो कल सर आप ठीक है। हाँ वो कल चेंज हुआ होगा, तो मतलब कल 0 था आज 5 हो गया, ऐसा कह रहे हो। हाँ सर होगा। हाँ वो कल अभी जो मैं बताया था उन लोगों को गलतियां हैं, तो तब से 0 आंसर ये टीम वालों ने अपडेट किया होगा, देखते हैं। तो आंसर एक्चुअल क्या है, 5 भी होगा। 5 होगा ना, हाँ एक्चुअली वही कह रहा हूँ जो अभी कितना आया, 5 भी आया। सही है ना, सॉल्व हो गया ना। जो पहले तुम्हारा इशू रहा होगा, पहले 0 रहा होगा, वो कल हमने चेंज करवाए, कल मैंने बोला उन लोगों को जो लोग काम कर रहे हैं टेस्ट पे, तो उन्होंने अपडेट किए हैं सारे। ठीक है, तो ये हो गया, तो ओके है। 58 देख लो आंसर अपडेट हुआ होगा, 58। हाँ, व्हाट आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स एफ इन अ रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। सर ये भी चेंज हो गया, मतलब करेक्ट हो गया ना, अब करेक्ट कर दिया उन्होंने। हाँ देखो सारे करेक्ट होंगे, एक बार दोबारा चेक हुआ है कल, तो ऑलमोस्ट ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो। सो यहाँ पे क्या होता है, कितने हैं, 5 ट्रीटमेंट है और 30 प्लॉट्स है टोटल, तो किसका पूछ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एनोवा टेबल पता है ना, तो ये है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। तो इसमें क्या क्या होता है, ट्रीटमेंट और ब्लॉक रहेगा और एरर रहेगा, टोटल रहेगा। तो सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम, एफ स्टैटिस्टिक्स। तो एक मिनट, ठीक है स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ, इसका ठीक है भाई बताओ, तो कितने ट्रीटमेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा ना वो, बताओ ट्रीटमेंट की डिग्री कितनी होगी, 5 ट्रीटमेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो जाएगा। टोटल 30 प्लॉट्स हैं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 29 टोटल का। अच्छा टोटल यहाँ पे लिख दिया ना, तो 29। अब बताओ कितने, 5 ट्रीटमेंट से 30 टोटल एलिमेंट है, तो कितने ब्लॉक बने होंगे सर 6। तो 6 ब्लॉक के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा,
सो यहाँ 5, सो एरर का कितना होगा? लेकिन यहाँ पे तो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन है ना, तो ब्लॉक हाँ सर नंबर गलत है 420 होगा है ना, तो यहाँ पे एरर कितना बन जाएगा? 20 तो ये 20 हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें एक्चुअली क्या होगा कि कितना आ जाएगा? सो यहाँ पे क्या करते हो तुम लोग? ट्रीटमेंट का पूछा है। सर इसमें तो 30 प्लॉट्स दिया हुआ है, तो टोटल तो 149। नहीं 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 नहीं, प्लॉट्स का मतलब हो गया टोटल 30 ही होगा, टोटल एलिमेंट 30 है उसमें। तो मैं प्लॉट्स ब्लॉक समझ लिया था इसे। नहीं नहीं, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट है, तो यहाँ से इसका बनेगा एक्चुअली इसके करस्पॉन्डिंग F4, 20, इसके करस्पॉन्डिंग F5, 20, है ना, ऐसा बनेगा। ब्लॉक ट्रीटमेंट के करस्पॉन्डिंग ये बनेगा। अच्छा, इसमें जो वाला है वो सिंपल पहला वाला जो होता है कंप्लीट रैंडमाइज डिजाइन ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये बी आंसर होगा। जो सीआरडी में सिर्फ एक ही आता है सर, इसलिए। हाँ, मतलब सीआरडी में ब्लॉक नहीं आता है ना, तो सीआरडी में ये नहीं आता, तो यहाँ पे क्या होता फिर 25 आ जाते। 25। हाँ, तो उस तरह से हो जाता फिर, तो इसने मुझे लग रहा है उसके हिसाब से ही किया है, तो इसका आंसर करेक्ट करना पड़ेगा नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 420, तो इसको सी करवा देते हैं 58 का सी है ना, तो बोल देता हूँ। 59 पोर्शन तो हमें बदलना पड़ेगा सर, क्या बदलना पड़ेगा? रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन दिया है तो वहाँ पे नहीं, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में आंसर सी होगा। ये मैं रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन की बात की है, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में ब्लॉक कंसीडर होता है, कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन उसमें ब्लॉक नहीं आता है, ठीक है ना। तो एक मिनट, तो मैं इनको बोल देता हूँ मॉक वाले ना। सर ये 59 का भी क्वेश्चन। हाँ, वन बाय वन, एक मिनट रुको। हाँ, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? 59। हाँ सर। 59 कह रहा है कि क्लस्टर सैम्पलिंग इज यूज्ड फॉर व्हाट? बताओ क्या थ्योरी है इसका क्लस्टर सैम्पलिंग का? So which option is correct according to you? सर सी होना चाहिए। When population unit group, तो क्लस्टर सैम्पलिंग हम देख रहे थे कि वी, हाँ मतलब जो स्ट्रेटिफाइड या क्लस्टर दोनों में नहीं सर, हाँ अगर ग्रुप में होता तो हम लोग स्ट्रैटिफाइड यूज करते हैं ना। दोनों में हालांकि ग्रुप में ही ब्रेक करते हैं। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, होमोजेनियस ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि होमोजेनियस ग्रुप होगा क्लस्टर में ग्रुप का कोई होमोजेनियस होना जरूरी नहीं है, और जो स्ट्रेटिफाइड है उसमें ग्रुप को होमोजेनियस होना जरूरी है कि ग्रुप एक टाइप का होगा, जैसे मान लो एक कोर्स वाला अलग हो गया अलग करके, या एक एज ग्रुप हो गया, तो स्ट्रेटिफाइड में है कि ग्रुप होमोजेनियस ग्रुप्स होते हैं, यहाँ एनी ग्रुप विल वर्क, तो इसीलिए ठीक है, इसको सी करवा देता हूँ 59 का सी। कंपाउंडिंग में ना ग्रुप रिड्यूस होता है। हाँ, लेकिन वो हमें कंफाउंडिंग सिलेबस में है नहीं। हाँ, कंफाउंडिंग में वो होता है। सो क्लस्टर में भी रिड्यूस कर सकते हैं क्या? क्लस्टर नहीं नहीं, ये तो सैम्पलिंग टेक्निक है, तो इसमें सैम्पलिंग के हमारे पास 3 टेक्निक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें बस डेफिनेशन आपको देखना है,
बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएगा, तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको, उस पर बेस्ड ही आएंगे जैसे ये पूछ रहा है ना। नेक्स्ट बताइए। सी कर दिया इसको, ठीक है। 71, 73, 63 x1 x2 x100 IID बर्नौली P है, y है प्रोडक्ट ऑफ xi, z है मिनिमम। तो क्या दिक्कत है इसमें बताओ, ईच xi का सपोर्ट कितना है? ईच 0 या 1। तो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ y? 0 तो क्या फॉलो करेगा y का डिस्ट्रीब्यूशन? बर्नौली। z का सपोर्ट क्या है? सेम सपोर्ट, सेम डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। किसी भी रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट 0 या 1 है तो बर्नौली ही होगा। सो y एंड z आर आल्सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स ऑल। नेक्स्ट बताओ भाई क्या था? 1 by 1 73, ओके 73 xy आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल, जहां तो क्या दिक्कत है इसमें 73 में? x है एक्सपोनेंशियल लैम्डा। हाँ आंसर गलत है। अच्छा आंसर गलत है, ओके। सो इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x गिवन x मोर देन 2y गिवन आंसर 3/4 आ रहा है सर इसमें। अच्छा पक्का देख लो। तो यहां से x मोर देन 2y इंटरसेक्शन x मोर देन y एंड अपॉन x मोर देन y, यही बनेगा। तो x मोर देन 2y इंटरसेक्शन x मोर देन y। अब यहाँ पे पॉजिटिव है y, तो y जब पॉजिटिव है तो 2y तो हमेशा y से ज्यादा होगा, है ना। तो x मोर देन यहाँ क्या होगा? x मोर देन मैक्सिमम ऑफ 2y एंड y, तो 2y ये होगा x मोर देन 2y अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन y। अब ये निकालना है जस्ट, तो इसको है ना सपोर्ट, ये आपका ज्वाइंट का सपोर्ट है, इसमें ग्राफ बनाओ x बराबर y का और x बराबर 2y का। ये है, अब ये बस देखना है। देखो सब लोग ये कर सकते हो, 3/4 है पक्का, चेंज करवा दो बाकी देख लेना तुम लोग। तो 3/4, सो 73 का 3/4। ओके नेक्स्ट क्या रह गया? सर 72 और 75। 72 75 75 क्या है कि x बराबर 10 इज एन ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, ठीक है, जहां m की वैल्यू 40 है, n 30 है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ n, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी आ जाएगा ऐसे तो MLE ऑफ n का मतलब क्या? द वैल्यू ऑफ n एट विच दिस इज मैक्सिमाइज। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि x को 10 रख दो सिंपली, ओके, सो द लाइक्लीहुड फंक्शन विल बी व्हाट? मैं लाइक्लीहुड n के टर्म में लिखता हूँ, जस्ट पुट गिवन वैल्यू, m की वैल्यू रखनी है 40 चूज 10 और कैपिटल N नहीं पता है, m की वैल्यू है मेरे पास 40 and n minus x, small n is 30, x is 10, तो ये 20 आ जाएगा अपॉन में कैपिटल N चूज स्मॉल n 30। सो बताओ ये एक फंक्शन है, एट व्हाट वैल्यू दिस विल बी द मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है इस फंक्शन का। सर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे वो लगा था कि ये सिंगल ऑब्जर्वेशन दे रखा है ना यार, मुझे हाँ। लगा कि
रैंडम सैंपल दे रखा नहीं, सिंगल ऑब्जर्वेशन है. नाउ वी हैव टू थिंक कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ दिस विल बी मैक्सिमम. हाँ सर ये हो जाएगा. सो 72 कह रहा है कि ये भी हाइपरजोमेट्रिक है. एंड व्हाट डज एक्स स्क्वायर एस्टिमेट. सो व्हाट डज एक्स स्क्वायर एस्टिमेट, ये क्या कहना चाह रहा है. तो यहाँ पे लिखा है एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन एक्स, ये क्या है. अच्छा, एक्सपेक्टेशन तो नहीं लिखा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है ये एप्सिलॉन की जगह एक्सपेक्टेशन होगा विदाउट बायस. सो आई थिंक व्हाट दे वांट, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है. ये e ऑफ एक्स स्क्वायर ऑप्शन है, ठीक है ना. तो ये 75 था. सो e ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बस पूछना चाह रहा है कि एक्स स्क्वायर किसको एस्टिमेट करेगा. तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मतलब एक तुम्हारा एस्टिमेटर है, और क्वांटिटी कौन सी आएगी. तो ये ई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर लिखना चाह रहा है, ठीक है ना. तो ये है. यहाँ पर मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा क्या? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर किसको एस्टिमेट कर सकता है विदाउट बायस. तो मतलब अनबायस एस्टिमेटर ऑफ एक्स स्क्वायर. क्या क्या एप्सिलॉन कैसे आएगा? एप्सिलॉन नहीं है, वो ई है. एक्सपेक्टेशन मीन, इट इज नॉट एप्सिलॉन. हाँ, फिर इसमें तो एक्स स्क्वायर भी आना चाहिए ना, ये कोई पैरामीटर आना चाहिए जैसे n या t. तो e ऑफ एक्स स्क्वायर तो कोई ना कोई पैरामीटर ही आएगा ना. हाँ सर. सो क्या होता है इसका मीन और वेरिएंस, क्या होता है हाइपरजोमेट्री का. सर मीन सर ये k by n into small n. हाँ, तो उसके हिसाब से नहीं आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x प्लस ई एक्स का स्क्वायर. तो कहना चाह रहा है एक्स स्क्वायर किसको एस्टिमेट करेगा. तो आई थिंक सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है कि ये तो कोई पैरामीटर ही आएगा, तो दिस विल बी एस्टिमेटेड, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है. ठीक है सर. हाँ, वो कुछ पैरामीटर ही तो आएगा यहाँ पे. दिस विल बी सम पैरामीटर दैट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग एक्स स्क्वायर विदाउट बायस. तो अनबायस एस्टिमेटर मुझे कहना चाह रहा है. सो e ऑफ एक्स स्क्वायर अगर जो क्वांटिटी आ गया, सो एक्स स्क्वायर इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ दैट. वही पूछना चाह रहा है कि एक्स स्क्वायर किसका होगा, ये एक्स स्क्वायर जो आएगा उसका होगा. ठीक है. ठीक है सर. हाँ, और कोई क्वेश्चन. 54 देख लीजिए. 54. 64 सर. अच्छा, 64 ये है. हाँ, 64 में क्या दिक्कत है. Which of the following distribution has a unique mode 1/2? तो 1 3/2 1 1 किसका आएगा मीन 1/2. आई थिंक डी का आएगा क्या. बीटा 1 1 क्या होता है. इज यूनिफॉर्म 0 1. यस सर. तो इसका आंसर डी ही होना चाहिए फिर. तो यहाँ यूनिक मोड नहीं आता. आई थिंक यहाँ पे ए का नहीं आता है, डी का आएगा. चेक कर लो एक बारी, क्योंकि बीटा 1 1 इज यूनिफॉर्म 0 1. तो यूनिफॉर्म 0 1 का मीन 0 आएगा. यूनिफॉर्म इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन मीडियन मोड कॉमन आएगा. अच्छा, मोड तो उसका यूनिक है ही नहीं. सॉरी, यूनिफॉर्म 0 1 का मोड तो यूनिक है ही नहीं ना, क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 का मोड तो हर पॉइंट पे 1 है वैल्यू. तो पूछा है यूनिक मोड होगा. इसका मोड यूनिक होगा. हाफ हाफ का क्या आता है. यूनिफॉर्म हाफ हाफ का मोड कितना आएगा. आई थिंक ये भी यूनिक मॉडल नहीं है. यूनिफॉर्म हाफ हाफ भी. सर हाफ हाफ का मतलब तो काई स्क्वायर व्हाट होगा. बीटा फर्स्ट काइंड. गामा तो सिमेट्रिक होता है. गामा तो अच्छा, मोड का मतलब हाईएस्ट पीक पॉइंट. तो क्या लगता है इसमें क्या. डिस्क्यूट होता है तो वहां पर 3 पॉइंट होगा. हाँ, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मोड का मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द सर पीडीएफ. ऐसे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन तीनों ऑप्शन चेक करने में बहुत टाइम नहीं लगता है. तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा. या तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है. तो वो याद. पीडीएफ निकाल के सर वैसे तो निकाल सकते हैं हम. हाँ. यस बहुत लेंथी हो जाएगा वो. यस, तो तुम्हें घर पे तुम देख सकते हो ना कि जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे तुम उसका मीन वेरिएंस एमजीएफ याद रख सकते हो ना. तो यू कैन आल्सो रिमेंबर मोड देन. क्योंकि नहीं याद रहेगा तो एग्जाम में करना पड़ेगा अगर पूछ दिया तो. एक बार चेक करो इसका क्या आंसर आ रहा है. डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिख के.
जैसे अल्फा को 1 अगर बीटा को अगर तुमने यहाँ रख दिया स्केल, इसको चेक करो एक बार, उसके बाद चेक करना है ना। ये बीटा हाफ ऑफ तो आई थिंक नहीं होगा, बीटा हाफ ऑफ जो यूनिट मॉडल नहीं होता है, ठीक है ना। ये बाकी हो सकता है, बीसी में से कोई हो सकता है, डी भी नहीं होगा, डी तो यूनिफॉर्म 0 1 है, इसका हर पॉइंट मोड है क्योंकि पीडीएफ तो 1 है, कांस्टेंट है, तो मेन बीसी में से कोई हो सकता है। एक बार चेक करो इसको गामा डिस्ट्रीब्यूशन पे जाके कि इसका मोड क्या होगा। अच्छा 70 को मैं क्या था, एक मिनट को, इसमें ठीक है, तो अभी यही स्टॉप करते हैं। जिनका जो क्वेश्चन अगर रह गया तो कल कंटिन्यू करेंगे, अभी नेक्स्ट बैच भी है। सो मॉक टेस्ट 1 ऐसे हमने कल और आज डिस्कस किया है। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रह गया है तो यू कैन आस्क, आज भी 10 से 11 डाउट क्लास वहां भी पूछ सकते हो, नहीं तो कल फिर पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी कल मॉक टेस्ट 1 का अगर कुछ रह गया होगा वो पूछ सकते हो, और नहीं तो मॉक टेस्ट 2 ट्राई करके आओ। कल मॉक टेस्ट 2 का डिस्कशन होगा 6:30 to 8 PM, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2, ठीक है, कल उसकी क्लास होगी। सर 23 में, मतलब 23 की पीवाईक्यू में एक पी वैल्यू का क्वेश्चन था, ये नहीं सर 23 का पीवाईक्यू मतलब। हाँ तो सर क्वेश्चन में भेजूं क्या? हाँ, तो वो मैंने करा रखा है, एक बार ऑलरेडी कराया था क्लास में, बताओ क्या दिक्कत है। हाँ सर। हाँ भेजो, ग्रुप में भेजो, क्या दिक्कत है उसमें। एक मिनट, खुला था क्या?